हेलो बच्चों। तो कल हमने देखा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, हालांकि मैंने यहाँ पे रेट लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैंने तुम्हें 7 अलग अलग फैक्टर्स बताए थे। वन ऑफ देम वाज नेचर ऑफ द मटेरियल या नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, सेकंड वन वाज कंसंट्रेशन, थर्ड वन वाज टेम्परेचर, फोर्थ वन वाज कैटलिस्ट, फिफ्थ वन वाज एक मिनट, ये 4 हो गए, एंड द फिफ्थ वन वाज दिस द pH ऑफ द सोल्यूशन, देन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये 5-7 जो भी हैं ये मैंने कल बताए थे, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग, आई टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू एक्चुअली डिस्कस फर्स्ट 4, ठीक है ना, फर्स्ट 4। तो कल हम एक डिस्कस कर चुके हैं, अब कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट बचा है। तो मैंने वो कल भी बोला था, टेम्परेचर और कैटलिस्ट का बहुत कम पार्ट रह जाता है। Somewhere around 70% of the chapter is only about the discussion of concentrations effect on rate. कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, या कॉन्सेंट्रेशन किसकी कॉन्सेंट्रेशन, ये भी हमें जानना है कि कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा रेट पे, ठीक है। और ये कॉन्सेंट्रेशन है तो किसकी है, ठीक। तो इससे जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं। देखो भाई, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन इज N/V, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो अगर मान लो किसी रिएक्शन में C इज़ डबलिंग, मतलब ये डबल हो रहा है, C इज़ गेटिंग, या C को 2C में चेंज कर रहे हैं, तो V क्या होगा भाई, ठीक है। उसके रेट की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? मान लो डबल हो रहा है, लेट्स से डबल हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो रहा है। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे कहूँ कि मैंने वॉल्यूम को हाफ कर दिया है, तो ROR क्या होगा? जो ROR है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हम देख चुके हैं, जब हम C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, अगर इसको हाफ कर दूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो इफेक्ट होगा वो कॉन्सेंट्रेशन के जस्ट रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे ये हाफ हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगी तो ROR भी डबल हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हो दैट V हाफ मतलब कॉन्सेंट्रेशन डबल्ड, देयरफॉर ROR डबल्ड। क्लियर होगी बात? सिंपल इनफ। तो ये ध्यान रखना है। तो क्योंकि कल भी मैंने ये बात बोली थी कि वॉल्यूम का ज़्यादा, लाइक वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस वॉल्यूम एट ऑल, क्योंकि वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात कर लेते हैं उसकी। और अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में हम बात कर सकते हैं तो फिर हम किसी और चीज़ की तरफ के टर्म्स में बात क्यों करेंगे, ठीक है। तो वी डिफाइन या वी टॉक ओनली अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, और वॉल्यूम का जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वी कन्वर्ट इट इनटू कॉन्सेंट्रेशन, है ना, और फिर उसको यूज़ कर लेते हैं। गॉट दिस। सेकेंड थिंग इज, अगर मान लो, ये तो कॉन्सेंट्रेशन के उसमें पहला पार्ट हो गया कि मान लो अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो, मान लो कि गैशियस रिएक्शंस हैं, ठीक है, गैशियस रिएक्शंस हैं, तो यहाँ पर गैशियस रिएक्शन है तो यहाँ पर प्रेशर में मेजर होंगी सब चीज़ें, ठीक है। तो प्रेशर मेजर होंगी, तो अगर तुम देखो तो PV इक्वल्स टू nRT होता है, और P इज इक्वल्स टू N/V इंटू R इंटू T, ठीक है, ये आता है। ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ये तुम्हारा टेम्परेचर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल्स टू CRT, और जब तक कि मेंशन ना हो टेम्परेचर को हम कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट अपने आप में अलग होता है, टेम्परेचर का इस पर इफेक्ट अपने आप में अलग ही होता है। तो उसको हम किनारे रखते हैं, जब तक कि हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम टेम्परेचर को यूजुअली कांस्टेंट ही मानते हैं, ठीक है। सो फार ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं देखे मैंने कि जिसमें दोनों चीज़ें हो रही हों, इसलिए क्योंकि दोनों को सेपरेट रखा जाता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट अगर तुमने मान लिया तो हम ये कह सकते हैं दैट P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है। अगर P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है तो ये ऐसे ही वाला केस आ गया, अगर C को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है तो P को डबल करने में भी वही होगा, क्योंकि P को डबल करोगे तो C डबल हो जाएगा, और C डबल हो जाएगा तो रेट डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे मान लो C डबल करने पर, ठीक है, ROR जो है वो 3 टाइम्स हो जा रहा है, लेट्स से तो P को डबल करने पे भी ROR क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स, ठीक है ना। जैसा इसका वेरिएशन होगा वैसे ही प्रेशर का भी वेरिएशन होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो हम प्रेशर और
वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। और जो भी मेरे डिस्कशंस होंगे, जो भी हमारे इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर पार्ट में डिस्कशन होंगे, वो कॉन्सेंट्रेशन को लेके होंगे, प्रेशर या वॉल्यूम को लेकर नहीं होंगे, क्योंकि वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट दैट इफेक्ट इनटू दैट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और फिर कॉन्सेंट्रेशन के साथ डील करना आसान है क्योंकि हम सीख ही उसके बारे में रहे हैं। ठीक, नाउ राइट दिस थिंग डाउन कि जो रेट होता है, रेट इस कॉन्सेंट्रेशन पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट सिंपली। हालांकि जो हम यहाँ पे डिस्कशन हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ये सुपर 30 के ऋतिक का भूत आ गया शायद मेरे अंदर, ठीक है। तो डिस्कशन जो करेंगे यहाँ पे हम, उसमें वी आर गोइंग टू टेक वेरी सिंपल केसेस, है ना, क्योंकि मैंने रेट की रिएक्शन नहीं, रेट की इक्वेशंस देखी हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी देखी है। कोई प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होगा, प्रोडक्ट के अंडर रूट पे डिपेंड कर रहा होगा, 1 अंडर रूट पे डिपेंड कर रहा होगा, कुछ तो भी था, मतलब ऐसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशंस भी मैंने देखी हैं। हालांकि उतना कॉम्प्लिकेटेड जो सीन है वो हमारे कोर्स में, जेई के कोर्स में एटलीस्ट, या 12th के कोर्स में तो डेफिनेटली नहीं है, जेई के कोर्स में भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम जो डिस्कशन रखेंगे वो सिंपल चीज़ों में रखेंगे, लेकिन फिर भी लिखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन in a complicated manner, ठीक है, and this relation may change during the कोर्स ऑफ रिएक्शन। मतलब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, रिएक्शन होती जाएगी, वैसे वैसे हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये चेंज भी हो जाए, ठीक है ना। मे चेंज, दिस रिएक्शन मे चेंज एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस और द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। लिखो इसमें, इन दिस चैप्टर, ठीक है, in this chapter we are going to discuss the simplest kind of dependence of rate, on concentration of different species, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीशीज़ की कॉन्सेंट्रेशन पे जो सिंपल डिपेंडेंस होगी हम उसी की बात करेंगे। तो अभी इसमें आगे लिखो कि द रेट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, may depend upon the rate of reaction at constant temperature may depend upon the concentration of reactant or products or both, ठीक है। वन ऐसे लिखो, वन और मोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और बोथ, ठीक है, वन और मोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और बोथ, ठीक है जी। इसके बाद ये जो तुमने काइंड ऑफ एक छोटा सा पैरा लिखा है, इसके नेक्स्ट लाइन में लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखना नेक्स्ट पैरा के रूप में, इन जनरल ROR decreases with the passage of time. In general, the ROR मतलब rate of reaction, ROR decreases with passage of time. जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम होगा वैसे वैसे वो डिक्रीज करता रहेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटती रहती है, तो ठीक है। एंड पैसेज ऑफ टाइम एज द concentration of reactant decreases, ठीक है, फुल स्टॉप।
conversely rates generally increase when reactant concentration increases. तो यहाँ पर what it is trying to insinuate is कि that ROR is directly proportional to the concentration of reactants. ठीक है, हालांकि प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करेगा, कभी कभी किसी केस में वो बहुत रेयर केसेस हैं, इसलिए मैं ऐसे ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के जैसे ही लिख रहा हूँ. ठीक है, तो इसको इस तरीके से देखो कि भाई अगर हम जेनरिक फॉर्म में, बहुत बिल्कुल जेनरिक फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. ऐसे इनफैक्ट रिएक्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की जगह छोटा करके कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसकी एक पावर होगी जिसको हम ऑर्डर कहते हैं. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू ऑर्डर. ठीक है जी, गॉट इट. तो ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक बहुत ही बेसिक लेवल पे एक एक्सप्रेशन हो गया. ठीक है, क्लियर हो गई ये बात. ठीक, इसमें एक एक करके चीज़ें लिखो. पहली चीज़ तो ये लिखो, ये जो एक्सप्रेशन इटसेल्फ, द होल एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन. रेट लॉ एक्सप्रेशन. ठीक है जी, ये आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन. ये के क्या है, दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट. और कॉन्सेंट्रेशन तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. ठीक है, और ये जो ऊपर लिखा है ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अभी तक मैंने डिफाइन नहीं किया इसको, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आगे करेंगे, अभी के लिए लिख लो बस. क्लियर हो गई बात. ठीक है, चलो अब इसको एक जेनरिक इक्वेशन के लिए थोड़ा डिफाइन करते हैं, है ना, और कुछ बेसिक चीज़ें तुम्हारे लिए ले आते हैं. ठीक, ये मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ. लेट्स से हमारे पास एक जेनरिक रिएक्शन है. जेनरिक रिएक्शन क्या है हमारे पास, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी. ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये प्रोडक्ट्स हो गए. ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है. ठीक है, तो ये अनबैलेंस है. ठीक है, मान लो मैं बैलेंस करके इसको इस तरीके से लिख भी लेता हूं. ये कौन सी है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. ठीक है, अगर मैं इसके लिए रेट का लॉ लिखूंगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं इसको, या फिर रेट लॉ भी कहते हैं, इतना भी रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ भी कहते हैं. ठीक है, तो R विल बी इक्वल टू के इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू x इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू y. ठीक है, ए का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू x और बी का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू y. x मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए मतलब ये कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए. y मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी. इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. ठीक है, तो क्योंकि x और y का इनसे कोई लेना देना एक्चुअली में नहीं है, तो वी कैन से कि ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड हो चाहे अनबैलेंस्ड हो. अगर बैलेंस है अनबैलेंस है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेट लॉ पर. ठीक है, क्योंकि रेट लॉ का कोई लेना देना इनके कोएफिशिएंट्स के साथ नहीं है. तो ठीक है ना, तो सबसे पहले लिखो इसमें x मे और मे नॉट बी इक्वल टू, ये सब लिख लिया. अब रेट लॉ की डेफिनेशन लिखो, रेट लॉ के डेफिनेशन लिखो.
द representation of rate of reaction, the representation of rate of reaction, the representation of rate of reaction in terms of concentration of, in terms of concentration of the reactants in terms of the reactants comma products or catalyst, reactants comma products or catalyst is known as rate law or rate law expression, rate law और rate law expression. ठीक है जी. तो यहाँ पर तुम्हारा ये आ गया जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड योर रेट लॉ एक्सप्रेशन. ठीक है जी. इसी लॉ रेट को मैं इसके बेसिस पे ये लिख सकता हूँ दैट 1/a ऑफ माइनस dA/dt, और इसको लिख सकता हूँ माइनस 1/b ऑफ माइनस dB/dt. ठीक है ना. ठीक, क्लियर होगी बात. ये तुमने लिख लिया जी. ओके. नाउ इस के बेसिस पे हम एक और काइंड ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं. वो एक दूसरी डेफिनेशन है. ठीक है, तो लिखो इसको, लिखो इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन is an equation, rate law expression is an equation in which rate of reaction, in which rate of reaction, ROR करके लिख लिया करो जल्दी जल्दी, rate of reaction is given in terms of the molar concentrations of, given in terms of the molar concentrations of, given in terms of molar concentrations of reactants, molar concentration of reactants with each term raised to a power, with each term raised to a power. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, विद ईच टर्म रेज टू अ पावर. ठीक है, कॉमा which may or may not be, which may or may not be the same as, which may or may not be the same as the stoichiometric coefficient, the stoichiometric coefficients of the reacting species be the same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation. ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, उनके इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. दैट्स अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. गॉट इट. ठीक है जी. तो हमारे पास जो एक्चुअली में पूरा अभी एक्सप्रेशन है दैट इज दिस ओनली. इन सबको भूल जाओ अभी. अब हम एक एक करके इस पर सब चीज़ें डिफाइन करेंगे. ठीक है, वो क्या क्या होंगी मैं इसे मिटा रहा हूँ ऊपर से. ठीक है, हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है, अगर ऐसी इक्वेशन दी है, अगर इनफैक्ट मैं इसको ना थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, अगर हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन दी है तो हम यहाँ पे रेट को लिख सकते हैं या स्मॉल आर को लिख सकते हैं इक्वल्स टू के इंटू ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई. ठीक है, तो एक्स वाई क्या है वो हम बाद में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं के की, क्योंकि हम के को ऑलरेडी बोल चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं, दैट इट इज रेट कांस्टेंट. ठीक है, तो इसके बारे में लिखो, लिखो द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट और लिख लेना, जो पिछले वाले के लिए मैंने लिखवाया था ना, जो ये रेट लिखा है, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन, रेट लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना. दिस इज द
डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, इतना लिख लो। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होती है, जब हम आगे आएंगे तो तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है और एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल है क्योंकि यहाँ पे क्या आया था, अभी तुमने देखा था dA/dt आया था, dB/dt आया था इससे पहले, ठीक है। तो लिखो इसके बारे में, रेट कांस्टेंट के बारे में, इट इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन दी rate law expression, in the rate law expression. It is also called velocity factor. It is also called velocity factor or constant velocity factor or constant or specific reaction rate, इन दोनों नाम से भी ये जाना जाता है। तो कभी ऐसा लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है ना, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है जी। तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ये तीनों नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो रेट कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, और थर्ड क्या था, हाँ, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है। ये स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या इनफैक्ट वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हायर द वैल्यू ऑफ के, जितना ज़्यादा होगा के उतना ही ज़्यादा रेट होगा, या रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो लिखो हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, डेफिनेशन की बात करते हैं। मान लो कि मैं इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को 1 रख देता हूँ, तो x और y कुछ भी हो, 1 रेज़ टू सम एनीथिंग इज़ 1 ओनली। तो क्या कह सकते हैं हम, r इक्वल्स टू k हो जाएगा, है ना। तो लिखो k इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, k इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, k इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज़, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज़ इज़ इक्वल टू यूनिटी, या इज़ यूनिटी, ठीक है। इज़ यूनिटी, तो देखो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, मतलब रिएक्शन रेट उस केस में जब सबकी कॉन्सेंट्रेशन 1 रख दी है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन को टू 1 रख दो, ठीक है, r इक्वल्स टू k आ जाएगा, गॉट इट, ठीक है। दैट्स हाउ यू डिफाइन इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट्स, ठीक है। यूनिट की अगर तुम बात करो, यहाँ R की अगर हम बात करें तो R को लिखेंगे मोल, ठीक है, पर लीटर पर सेकेंड, है ना। इधर रेट है ना, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, यही तो आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, K हमें नहीं पता क्या है, इधर पे क्या होगा, लेट्स से इन जनरल अगर मैं इसको एक उसमें लिख लूँ तो कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर में लिख लेते हैं, मोल पर लीटर रेस टू ऑर्डर आ जाएगा ये। भाई अभी तो हमने ऐसी बात करी ना कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, क्या था रेट, क्या था, रेट वॉज इक्वल्स टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेस टू ऑर्डर, यही था, ठीक है। उससे अगर तुम इसको निकालना चाहो तो ये आ गया, ये x और y जो है मिला के ऑर्डर बनाते हैं, अभी ऑर्डर को भी डिफाइन करेंगे, डोंट वरी, बट फॉर द टाइम बीइंग x प्लस y को ऑर्डर मान लो, गॉट इट, ठीक है जी। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो k की जो यूनिट्स आएंगी वो आएंगी मोल पर लीटर रेस टू माइनस 1 माइनस ऑर्डर इनटू पर सेकेंड, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात। 1 माइनस ऑर्डर को यूजुअली n से, स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो तुम n भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखो, ठीक है, ये रिएक्शन रेट कांस्टेंट, ठीक है, ये आ चुका है तुम्हारा। अच्छा, अब एक तरीका बता रहा हूँ तुम्हें कि अगर मान लो तुम्हें ऑर्डर ना पता हो तो क्या तुम k की यूनिट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर ऑर्डर नहीं पता तो तुम्हें पता ही नहीं है कि इसका रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। उल्टा बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें अगर तुम्हें k की वैल्यू पता है तुम ऑर्डर निकाल सकते हो, या तुम्हें ऑर्डर पता है तो k की वैल्यू निकाल सकते हो, समझ रहे हो।
ऑर्डर पता है तो के की वैल्यू निकल जाएगी, के की वैल्यू पता है तो ऑर्डर निकल जाएगा। तो इनके बीच में ऐसा रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ऑर्डर पता होना ज़रूरी है। ऑर्डर इस कॉन्सेंट्रेशन वाले डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता है तो हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, अगर वो ही नहीं पता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑर्डर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो के मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर पर सेकेंड, ठीक है जी, ये हो गया। ओके 1 माइनस ऑर्डर और क्या है इसमें 1 माइनस, हाँ ठीक है। तो ऑर्डर पता है तो क्या आ जाएगा, के पता है तो ऑर्डर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसको हम ना किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जैसे अगर मान लो ऑर्डर 0 है, ठीक है, ऑर्डर यहाँ लिख लेते हैं और के की यूनिट यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। मान लो ऑर्डर 0 है, ठीक, तो यहाँ ऑर्डर को 0 डाल दो तो क्या आ जाएगा, के की यूनिट्स मोल पर लीटर पर सेकेंड, हाँ है ना, देखो ध्यान से, ठीक है। अगर ये 1 आता है इसको 1 रख दो यहाँ, 1 माइनस 1 0 हो गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ पर सेकेंड, ठीक है। अगर 2 होगा, ऑर्डर 2 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। तो एटलीस्ट ये 3 ही लिख लेते हैं। हमारे जो कोर्स में हैं वो ये दोनों हैं प्रोमिनेंटली, ये बहुत रेयरली कभी पूछ सकते हैं, इसके अलावा कभी पूछेंगे नहीं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन मोस्टली आए हैं, 90-95% तो क्वेश्चन कम ऑन दिस, 0 ऑर्डर पे बहुत कम होते हैं। तो तुम्हें ये पता, अगर मान लो नहीं पता है, दिया नहीं है, तो कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए इसको निकालने का। तो ये पहला तरीका है ऑर्डर निकालने का। कैसे, जो तुम्हारा के है, रेट कांस्टेंट है, उसकी यूनिट से निकल सकता है। रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर पता चल जाए तो उससे निकल जाएगा। अगर तुम्हें पता है रेट की कांस्टेंट की यूनिट जो है वो पर सेकंड आ रही है, डेफिनेटली उसका रेट ऑर्डर क्या है, 1 है। अगर मोल पर लीटर पर सेकंड आ रही है तो 0 है, पर मोल या लीटर पर मोल पर सेकंड आ रही है तो 2 है ना। तो इसकी यूनिट से तुम्हें पता चल सकता है कि ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद ऐसे करके इसको 0 ऑर्डर बोलते हैं, ऐसे करके 0 ऑर्डर, इसको फर्स्ट ऑर्डर, इसको सेकंड ऑर्डर, ठीक है जी। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। अब ठीक है, अब इसमें लिख लो, ठीक है, कि दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ knowing order of a reaction. This is the first method of knowing the order of reaction, because order of a reaction cannot be, because order of the reaction cannot be known by just looking at the reaction. किसी रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर नहीं पता चलता, ठीक है। ये बता रहा हूँ ना, यहाँ पे जो x और y है इनका कोई लेना देना नहीं है a b से, तो हम कभी नहीं बता सकते इसको देख के कि ये a और b ही होंगे, या ये a रेस टू क्या होगा और b रेस टू क्या होगा, ठीक है। तो क्योंकि हम नहीं बता सकते तो हम इसको कभी क्वेश्चन को देख के या रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। इसको अगर डिटरमिन करना है तो एक्सपेरिमेंटली ही करना होगा। तो लिखो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, order can be determined by looking at the unit of rate constant. Order of reaction can be calculated, can be known by looking at the units of rate constant. इसको देख लोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर होगी ये बात? ओके, और क्या था, ठीक है। तो अगर तुम्हें के पता है तो तुम्हें ऑर्डर पता चल जाएगा, अगर ऑर्डर पता है तो तुम्हें के पता चल जाएगा। चलो अब जब एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। एक आधा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, यहाँ देखते हैं। हमारे पास मैं 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रहा हूँ। के इक्वल्स टू 2.3 इंटू 10⁻⁻⁵ लीटर पर मोल -1 पर मोल पर सेकेंड है मतलब, और सेकेंड में k इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड है। थर्ड k इज इक्वल्स टू 5.3 इंटू 10⁻³ लीटर स्क्वायर मोल -2 पर सेकेंड, ठीक है। इसमें तीनों के लिए हमें ऑर्डर बताना है, ठीक है।
तो कुछ नहीं करना, सिंपल इसकी यूनिट्स को, इसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इसकी यूनिट्स को कंपेयर कर लो। पहले देख लोगे यहाँ पे अगर कोई मिल रही है तो देखो पर सेकंड वाली मिल रही है, इससे मिल रही है। अगर तुम्हें याद है कि पर सेकंड का मतलब 1 है, वैसे अभी तुम क्वेश्चंस करोगे तो याद हो जाएगा, तो तुम सीधे सीधे बोल सकते हो कि इसका ऑर्डर जो है वो 1 है। अच्छा, लीटर पर मोल पर सेकंड यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए ऑर्डर 2 है, तो हम यहाँ पे सीधे कह सकते हैं कि इसके लिए ऑर्डर 2 है। ठीक है, अब यहाँ अगर मान लो इसकी बात कर रहे हो, चलो तो ठीक है, इसके लिए मैं लिख लेता हूँ, इसकी यूनिट को ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू मोल पर लीटर 1 माइनस एन एस रेज़ टू माइनस 1। ये याद है, सॉरी ये याद है ना, यही तो होता है, कहाँ गया ये, ठीक है, 1 माइनस एन लिख दिया मैंने ऑर्डर की जगह पे। तो एस का तो ये है, इसमें तो कोई वो नहीं है। अगर हम देखें तो 1 माइनस एन इक्वल्स टू 2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हो ना, -2 होगा, -2 होगा ये, इक्वल्स टू -2 आ रहा है, तो n इज इक्वल्स टू 3 आएगा। तो ये थर्ड ऑर्डर है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेट एंड रेट कांस्टेंट। रेट और रेट कांस्टेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो लिखो डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट, डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो रेट में रेट क्या है और रेट कांस्टेंट क्या है, तो रेट लिखो, ऐसे 2 कॉलम बना लेना भाई, एक तरफ रेट लिख लेना, एक तरफ रेट कांस्टेंट लिख लेना, ठीक। रेट एक तरफ और रेट कांस्टेंट एक तरफ, ठीक है जी। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लो। रेट की डेफिनेशन क्या होती है ये तुम्हें पता ही है, फिर भी बोल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इसके लिए लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज इज 1। सारी स्पीशीज़ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 होती है, ठीक है जी। आर बी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। सेकेंड चीज़ लिखो, रेट जो है वो टाइम के साथ चेंज होता है, तो रेट चेंजेस विद टाइम, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट तो पॉइंट जो है वो डेफिनेशन है, जो कि मैं बोल चुका हूँ पहले भी, ठीक है। और ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है, रेट चेंजेस विद टाइम, रेट चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ चेंज हो जाता है रेट, ठीक है, लेकिन रेट कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो लिख लो रेट कांस्टेंट डज नॉट चेंज विद टाइम, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। थर्ड, ठीक, अच्छा एक सेकेंड रुको, ऑर्डर की बात करते हैं। n इक्वल्स टू अगर 0 है और n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू 2 है, इसके लिए क्या होगा, रेट r विल बी इक्वल्स टू k इंटू ए रेस टू 0। ए रेस टू 0 क्या हो गया, 1 हो गया ना, इसको हटा भी सकता हूँ मैं। तो r इक्वल्स टू k इस केस में ये कांस्टेंट होता है, एक्सेप्ट फॉर दिस केस, बाकी सारे के सारे केसेस में रेट विल नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है। तो रेट यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा और यहाँ पर भी कांस्टेंट नहीं होगा, जबकि रेट कांस्टेंट हर कंडीशन में कांस्टेंट होगा, ठीक है, ठीक है। थर्ड लिखो, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन एक्सेप्ट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये रेट जो है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन हमने बोला है, तो लिखो रेट इज़ डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन या डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन एक्सेप्ट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शंस, एक्सेप्ट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो, अच्छा मतलब इसके लिखो, ये क्या है, यहाँ पर इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऐसे लिख लो, रेट कांस्टेंट इज independent of the concentration of reactants, ठीक है। it depends only on, लिखो it depends only on, 3 चीज़ें हैं, it depends only on catalyst, temperature and activation energy, कैटलिस्ट, टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ये तीनों चीज़ें हैं जो, टेम्परेचर और कैटलिस्ट तो फिर भी थोड़ा आइडिया होगा, एक्टिवेशन एनर्जी का अभी आइडिया नहीं होगा, इट विल कम, डोंट वरी अबाउट इट,
ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसकी क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इसकी क्या होगी, मोल पर लीटर रेज टू 1 - n पर सेकेंड। ठीक है, मोल पर लीटर रेज टू n-1 पर सेकेंड। ठीक है जी, आर वी क्लियर? ये 4 इसके डिफरेंसेस हो गए। अब कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। चौथा सब समझ में आ गया ना? ये अगर लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा तेज़ बोल दिया तो प्लीज़ अभी इसको रिवाइंड करके रिवर्स करके लिख लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता नहीं, बचता नहीं है। ठीक है जी, अब इसमें कह रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज़ 2। ठीक है, बोल रहा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज़ 2। एक सेकेंड रुको। ठीक है जी, हमने कहीं तो किए हैं ये क्वेश्चन, राइट, दिस इज हियर। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, इसमें कह रहा है रेट विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा एक सेकेंड रुको, इस वाले क्वेश्चन को अभी नहीं कराते, अभी तो हमें ऑर्डर भी तो डिफाइन करना है। ठीक है, लेट्स गो टू ऑर्डर नाउ। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर बहुत देर से लिख रहे हैं हम, ठीक है, ऑर्डर हम बहुत देर से लिख रहे हैं। अब पता करते हैं कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पर x कुछ चीज़ है, y कुछ चीज़ है, ठीक है, तो ऑर्डर के बारे में लिख सकते हो, इट इज़, ऑर्डर के बारे में लिखो, इट इज़ द पावर of the concentration of the reactant, it is equal to the power of concentration of the reactant when it is calculated with respect to that reactant, तो इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने अभी बोला, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ इसको, ऑर्डर इज द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, है ना, किसी रिएक्टेंट की पावर, कॉन्सेंट्रेशन का पावर है, ठीक है, इन दी रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये चीज़ मैं भूल गया, इन दी रेट लॉ एक्सप्रेशन व्हेन ऑर्डर इज बीइंग कैलकुलेटेड या ऑर्डर इज बीइंग टोल्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्टेंट। तो अगर यहाँ पर मैं x की बात कर रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ दैट x इज़ दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a। अगर y की बात करें, y किसका कोएफिशिएंट, सॉरी किसकी पावर है, b की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। आर वी क्लियर? ठीक है, तो a की पावर x है तो हम x को कहेंगे कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू a, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू a। तो यही डेफिनेशन मैंने बोली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर इज द इक्वल टू द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, ठीक है, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन व्हेन ऑर्डर इज बीइंग टोल्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। ठीक, इस तरीके से ये भी आ गया, गॉट इट। अच्छा, ये x और y क्या बताते हैं, ये सेंसिटिविटी बताते हैं, जैसे r नहीं, स्मॉल r इज इक्वल्स टू k इंटू ए रेस टू एक्स बोल रहा हूँ और b रेस टू y बोल रहा हूँ, तो अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, डबल कर देता हूँ, लेट्स से मैंने एक की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, तो इसका रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेस टू x है ना, इस टाइम पे अगर मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ये 2a रेस टू x हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, a 2 रेस टू x इंटू a रेस टू x। तो पहले क्या था, पहले के मुकाबले अगर मैं
ऐसे करके कर दूं, इन दोनों का रेशियो अगर मैं लूँगा तो क्या आएगा 2x टाइम्स, मतलब इसका जो ये जो रिएक्शन रेट है और जो ये रिएक्शन रेट है इन दोनों के बीच में 2x का रेशियो है। इसका मतलब x जितना ज़्यादा होगा पॉजिटिव में, x जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये क्वांटिटी होगी, मतलब उतना ही ज़्यादा चेंज इन रेट आएगा, है ना। तो किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है रेट पर, वो ये x या y बताएगा, या जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a है वो बताएगा। ठीक है, तो लिखो इसमें नेक्स्ट लाइन लिखो x एंड y, यहाँ पे क्योंकि हम x एंड y ऑलरेडी लिख चुके हैं तो लिखो x एंड y इंडिकेट how sensitive x and y indicate how sensitive the rate is to the change in concentration of A और B, या A एंड B लिख दो, A एंड B, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन पे को लेके कितना सेंसिटिव है। इसकी थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे अगर ये बहुत जल्दी शूट होता है, इसका मतलब इसका जो एक्स है काफ़ी बड़ा है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक जी। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ लिखो, यहाँ पर x और y तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए और बी थे। अगर मैं कहूँ ऑर्डर ऑफ, या ऐसे लिखूँगा, अगर मैं पूरी लिखूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर मैं ये लिखूं, या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या मैं लिखूं टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर मैं इन तीनों में से कुछ भी एक चीज़ लिखता हूं तो व्हाट आई मीन इज़ कि मैं पूरी की पूरी रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकलता है, जितने भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इस तरीके के कॉन्सेंट्रेशन के पावर्स हैं उन सब को ऐड कर दो। तो इस केस में ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस केस में ऑर्डर ऑफ, या यूँ कह लो, इसको इस तरीके से लिख लो, इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, तो ऑर्डर के लिए लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करके लिखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखो, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ all the concentration terms, ये concentration term है, a raised to x है ना, a की concentration raised to x, this is the concentration term of all the concentration terms of the reactants, of all the concentration terms of the reactants in the rate law expression, ठीक है। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं इन सब का पावर का एडिशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मान लो कि ये रिएक्शन है कुछ इस तरीके की होती, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का होता, फॉर एग्जांपल कि k इंटू ए रेस टू एक्स, बी रेस टू वाई, सी रेस टू जेड। तो इस केस में क्या होता है, ऑर्डर n, स्मॉल n से लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ये आता। क्लियर हो गई बात? ठीक है, जहाँ सोचने का नहीं, लिख डालो इसको, ठीक है। तो ओके, अब ऑर्डर के बारे में और चीज़ लिखो कि ऑर्डर ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स अभी देंगे, लिखो पहले इसमें लिखो, लिखो भाई, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, इनफैक्ट ये जो x और y इंडिविजुअली भी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो और फ्रैक्शनल हो सकते हैं, ठीक है। तो लिखो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन और विद रिस्पेक्ट टू, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन और विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स, और विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स, ठीक है, कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल, ठीक है जी, ठीक है।
और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। जीरो ऑर्डर एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। मान लो k रेस टू इतना ही है, तो अगर x को 0 रख दूं तो a रेस टू 0 मतलब 1, तो r इक्वल टू k, r इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a और वट एवर, ठीक है ना, a के कॉन्सेंट्रेशन के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और कांस्टेंट है, रेट इज कांस्टेंट है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसे जस्ट इस इक्वेशन को देख के नहीं समझ सकते, ये रिएक्शन ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो चाहे अनबैलेंस्ड हो, किसी भी सूरत में हम इस ये ऑर्डर को कभी भी या इस रेट लॉ एक्सप्रेशन को कभी भी अपने आप से नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करना पड़ेगा। तो लिखो, order can only be determined experimentally and not by looking at the reaction ठीक है ना। hence it will either be given in the problem or asked in the problem। भैया तो पूछा जाएगा या फिर ऑलरेडी बताया हुआ होगा, तुमसे ऐसे नहीं बोलेगा कि कोई मंत्र पढ़ो और बता दो, ठीक है। गॉट दिस, ओके। तो लेट्स सी, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला वाला कंप्लीट है, ठीक है जी। सेकंड वाले के बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें कर सकते हैं। ला 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 ला। सब देखता हूँ, समय हूँ मैं, सब देखता हूँ, ठीक है जी। तो एक चीज़ देखते हैं, मान लो मुझे x को जानना है, मुझे अगर x को जानना है, यहाँ x, ठीक है, x को अगर मुझे जानना है तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बहुत हाई रख देता हूँ। अब ये जो बहुत हाई हो जाएगी तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होगी नहीं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, R1 लिखूँगा, ठीक है, KA1 रेज टू x और B1, मतलब यूँ समझ B रहने दो उसको, B बहुत बड़ा है, B इज़ वेरी हाई, ठीक है। तो अच्छा, फिर मैंने क्या किया, B को वैसे ही हाई रहने दिया और R2 को क्या कर दिया, ऐसे कुछ और कॉन्सेंट्रेशन रेज टू x कर दिया, ठीक है। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो R1 अपॉन R2 क्या आ जाएगा भाई, K से K कट गया, B से B कट गया, यहाँ पे क्या आएगा, A1 अपॉन A2, ये x आएगा, ये x आ गया, ठीक है। तो x को जानने का तरीका हो जाएगा ना मेरा, भाई ये R1 अपॉन R2 मुझे पता है, A1 मुझे पता है, A2 पता है, तो A1 अपॉन A2 पता चल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये सेकंड तरीका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जानने का, ठीक है। इसी तरीके से मैं y भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और मैं टोटल x प्लस वाई भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो x कैलकुलेट हो जाएगा, y कैलकुलेट हो जाएगा और x प्लस वाई भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके लिए लिखो, दिस इज़ द सेकेंड मेथड। भाई यही चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इसी चीज़ को b के लिए भी कर सकते हो तुम, ठीक है। लिखो, दिस इज़ द सेकेंड मेथड, दिस इज़ द सेकेंड मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, दिस इज़ द सेकेंड मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ order of reaction, second method for the calculation of order of reaction, ठीक है, order of reaction, ठीक है। this is done by using this is done by comparing the rates of reactions, when the concentration of
all the reactants but one, when the concentration of all the reactants but one is varied or kept constant, या kept very, sorry, all, मैंने कुछ गलत चीज़ बोली, when the concentration of all the reactants but one is kept constant or kept very high. इस B को या तो बहुत हाई रख सकते हो या कांस्टेंट रख सकते हो. कांस्टेंट रखोगे तो भी ये कट जाएगा, वेरी हाई रखोगे तो भी कट जाएगा. क्लियर होगी बात? ठीक है जी, ओके. और इसमें एक और चीज़ लिख लो, ये नोट करके लिख लेना. जब कभी भी किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में अगर कोई किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, अगर आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बहुत हाई कर दो तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है. भाई अभी अगर मैं इसको बहुत हाई कर दूं तो ये तो चेंज नहीं हो रहा. अगर ये चेंज नहीं होगा तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन, ये दिस पावर है, इस पावर से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं. ठीक है, तो लिख लो, व्हेन, नोट करके लिखना, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, when the concentration of one of the reactants is kept very high, when the concentration of one of the reactants is kept very high, the order with respect to that reactant becomes zero. ठीक है, ये ध्यान रखना. ये चीज़ मैं आगे यूज़ कराऊंगा जब मैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा. ठीक है, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस. आई थिंक दैट विल गिव अस अ गुड आइडिया अबाउट थिंग्स. ठीक है, ऑर्डर के कुछ रिएक्शंस भी करेंगे हम. चलो अभी इसको मिटाते हैं. आई होप कि तुम्हें ऑर्डर समझ में आ गया होगा. नहीं आएगा तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें तो आ ही जाएगा. ठीक है, समझने की कोई कमी थोड़ी ना है. ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक रिएक्शन है 2A + B गिव्स P प्रोडक्ट. ठीक है जी, अब ये कह रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है हमें, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A = 2 है और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B = -1 है. तो फर्स्ट चीज़ ये बोल रहा है रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो. रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखोगे भाई, R = K × K, क्योंकि हमें पता नहीं, हम रैंडम K लिख रहे हैं. ठीक है, K × A⁻² एंड B⁻−1. ख़त्म होगी बात. सेकेंड, ये क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. मैंने तुम्हें बोला था या तो ऑर्डर बोलेगा या ओवरऑल बोलेगा या फिर टोटल बोलेगा. तो ये बोल रहा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, ओवरऑल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन n विल बी = 2 - 1 = 1. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये. ठीक है, फिर बोल रहा है इफेक्ट ऑफ रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज़ डबल्ड. अगर A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा. ठीक, तो थर्ड इज़ R, जैसे मान लो R1 है, जो R1 को हमने लिखा A, जब मैं बोल रहा हूँ A की डबल हो गई है तो B की कांस्टेंट रखी गई है, ये मानना पड़ेगा. ठीक है, K × A⁻², B⁻−1. ठीक है, दूसरे वाले केस में मैंने क्या किया, इसको जस्ट डबल कर दिया. K तो वही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये 2 है. ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया और B को क्या कर दिया भाई, B तो वही रहेगा -1. इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा ये, R1/R2 A1/A2. ठीक है जी, ⁻². A1 और A2 में रिलेशनशिप क्या है, A2 इज़ डबल ऑफ A1. हमने बाद में जो लिया वो डबल था, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा. क्या आ जाएगा, 1/2⁴. ठीक है, तो R2/R1 कितना आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये क्या आएगा 1/4, सॉरी 4 क्यों कर रहा हूँ मैं, 2, ये 1/4 आ जाएगा. इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 4 आ जाएगा. तो R2 = 4 टाइम्स R1. इसका मतलब रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना. रेट जो है वो पहले से 4 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड लिखो इफेक्ट, मतलब ये जो थर्ड है, थर्ड के बाद फोर्थ लिखो कि इफेक्ट ऑन, ये कह रहा है इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज रिड्यूस टू 1/3. मतलब B, मान लो शुरुआत में B1 था, अभी हमने 1/3 B1 कर दिया, है ना. B2 जो है = ऐसा है. ठीक है, ये इनिशियल था और ये अभी फाइनल है. B1 है ये
और ये B2 है, ठीक है। तो B2 इज इक्वल टू 1/3 B1। तो कुछ नहीं करना, यही रेट लॉ एक्सप्रेशन में, क्योंकि हमने जब इसको वेरी किया तो हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। R इज इक्वल टू K इंटू A रेस टू R1 इक्वल टू B1 रेस टू -1, ये 2 है। अच्छा, नीचे क्या आएगा, R2 इक्वल टू K इंटू A स्क्वायर B1/3 आ जाएगा यहाँ पे रेस टू -1, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये B1 ऊपर चला जाएगा, B1 से B1 कट जाएगा ना, ये है ना। एक सेकेंड रुको, ये थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया, रुक जाओ। R1 अपॉन R2 रहने दो, और यहाँ पे क्या आएगा, B1 अपॉन B1/3 रेस टू -1, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, B1 से B1 कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 रेस टू -1। 3 रेस टू -1 का मतलब वो 1/3, ठीक है। तो R2 अपॉन R1 जो होगा वो 3/1 हो जाएगा, दैट मीन्स R2 इज इक्वल टू 3R1, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो थ्राइस हो गया, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन बिकेम थ्राइस, ठीक है। फोर्थ बोल रहा है इफेक्ट ऑन द रेट इफ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल्ड। अगर वॉल्यूम डबल कर दी गई तो क्या होगा, हमने देखा था कॉन्सेंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को डबल कर दिया गया है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ऐसे है, मतलब C1 V1 है मान लो, C2 क्या हो जाएगी 1/2 V1, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो C2 विल बी इक्वल टू C1/2, मतलब पहले से कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन पहले से आधी हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब कॉन्सेंट्रेशन किसकी आधी होगी, सबकी, जितने भी रिएक्टेंट उस कंटेनर में हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स उस कंटेनर में हैं उन सब की कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाएगी। क्लियर होगी बात, उनकी सबकी कॉन्सेंट्रेशन आधी रह जाएगी, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, इसी रिएक्शन को, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ब्लू बहुत ज़्यादा हो गया भाई, रेड करते हैं थोड़ा सा। अगर कॉन्सेंट्रेशन हाफ हुई है तो A की भी हाफ हो जाएगी और B की भी हाफ हो जाएगी। तो R1 तो है तुम्हारा K इंटू A रेस का स्क्वायर B रेस टू -1, यहाँ पे R2 क्या होगा, K इंटू A/2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये जस्ट हाफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा B/2, ठीक है, -1। इनको अगर तुम डिवाइड करोगे तो R1 अपॉन R2 विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2, देयरफॉर R2 विल कम आउट टू बी इक्वल टू R1/2। तो पहले से रेट क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन या चेंज इन रेट इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रेस टू ऑर्डर, ये ध्यान रखना है। तो अगर तुम इसी फॉर्मूले को लगाओ इस वाले केस में, तो चेंज इन रेट हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पता है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, हाफ हो गई, मतलब पहले से आधी हो गई, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हमारा हाफ है, ठीक है। और ओवरऑल जो रेट है हमारे पास 1 है, ठीक है, ये टोटल ऑर्डर है, ठीक। तो कितना आ गया, चेंज इन रेट, चेंज रेट अभी पहले से आधा हो चुका है, जबकि यहाँ पे भी वही बता रहा है, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये फॉर्मूला जो लिखा है ये भी तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ये भी लिख सकते हो दैट रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। रेट R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन चेंज इन वॉल्यूम रेज टू ऑर्डर, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, सिंपल। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, एक आधा, यस, लेट्स डू दिस। ये हमारा पहले जैसा ही क्वेश्चन है। लेट्स से A इज़ कन्वर्टिंग टू P, A को सीधे सीधे प्रोडक्ट में हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि रेट हाफ हो जाता है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंक्रीजेज बाय 4। अगर A की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दूँ 4 टाइम्स, ठीक है, तो जो रेट है वो हाफ हो जा रहा है,
रेट बिकम्स हाफ ऑफ जो उसकी पहले वैल्यू थी, आधा रह जा रहा है पहले से, ठीक है। तो कह रहा है इसका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, आर इक्वल्स टू के इंटू ए रेस टू, कहाँ थे हम, एक्स मान लो, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स मान लो कि ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको अगर चेंज वाला फॉर्मूला लगाते हैं, चेंज इन रेट हमें निकालना है ना, नहीं चेंज इन रेट हमें दिया हुआ है, ये आधा हो चुका है, पहले R2/R1 है, ध्यान रखना। बाद वाला जो रेट है विद रिस्पेक्ट टू पहले वाला रेट आधा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला उसने, 4 टाइम्स जब हमने चेंज किया, 4 टाइम्स रेस टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स रेस टू एक्स में 2 रेस टू -1 और 2 रेस टू -2x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x मान लो या n मान लो, जैसे जो भी तुम्हें मानना है, ये इक्वल्स टू -1/2 आएगा क्या, नहीं ये माइनस नहीं आएगा रे, ये 2 आएगा, -1/2। आर वी क्लियर, सिंपल इनफ, ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चंस हैं और कुछ एक एग्जांपल्स बचे हैं ना, बाकी सब तो है गेला, हो गया। कितना समय हो चुका है यार, 10 मिनट 5-7 मिनट और ले लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इसमें कुछ चीज़ें फिर कल करनी पड़ेंगी, लंबा खिंच जाएगा हिसाब। एक तो ये हम बाद में कराएंगे, इसमें ये क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, ठीक है। जल्दी कर लेते हैं आप, फास्ट। इस चैप्टर को अगर समझ डाला तो लाइव जिंगल आला, सिंपल ऐसा है। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं कभी, ठीक है। अगर मान लो B इज़ कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ठीक है जी, तो अगर मान लो B को ट्रिपल करने पर रेट जो है वो 9 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। तो फिर B के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो, तो हमको क्या करना है, सिंपल वो फॉर्मूला लगाना है, चेंज इन रेट, ठीक है। चेंज इन रेट क्या आ रहा है, 9 इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। कितना आ रहा है, 3 रेस टू इसका ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या गया, 2, ठीक है। ऑर्डर y भी लिख सकता था मैं, लेट से मैंने y भी लिख दिया, वट एवर इट इज़ डजेंट मैटर, ठीक है। अब मान लो इस तरीके से है, A + B, मान लो अभी 2 रिएक्टेंट है, दे आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें मोस्टली रिएक्टेंट्स हैं जो उनकी पावर पे डिपेंड होगा, ठीक है। अगर A को मैं डबल करता हूँ, ठीक है, तो रेट जो है, रेट 4 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। B को मैं ट्रिपल करता हूँ तो रेट जो है वो 1/3 हो जा रहा है, ठीक है। ये जब मैं A की बात कर रहा हूँ कि A को मैं डबल कर रहा हूँ, उस वक्त B की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। अगर मैं B को ट्रिपल कर रहा हूँ तो उस वक्त A की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। क्लियर होगी बात, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट R इज इक्वल्स टू दिस K इंटू A रेस टू X। मान लो हमने एक जेनरिक रेट लॉ बना दिया इसके लिए, ठीक है, A रेस टू X B रेस टू Y, ठीक है। तो R यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको कांस्टेंट रखने पे 4 टाइम्स हो रहा है, तो वही चेंज इन रेट और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो 4 हो रहा है, ये वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, ये 4 टाइम्स हो रहा है। अच्छा, इसको तो सेम रखा हुआ है, सिर्फ इसकी बात हो रही है। A का कितना हो रहा है, जस्ट डबल कर रहे हैं, 2 रेस टू X, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, X इक्वल्स टू, इसको 2 रेस टू 2 रख दो ना भाई, यहाँ पे क्या आएगा, 2 रेस टू 2 इक्वल्स टू 2 रेस टू X, तो X इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। सेम वे अगर मैं B की बात कर रहा हूँ, B के रिस्पेक्ट में, तो B को का रेट कितना हो रहा है, 1/3 है ना, और दिस शुड बी इक्वल टू, क्योंकि ये 3 है, 3 रेस टू इसका ऑर्डर Y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 रेस टू -1 इक्वल्स टू 3 रेस टू Y, देयरफॉर Y इक्वल्स टू -1 है ना। तो अगर मैं इसका रेट लॉ लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, R इक्वल्स टू K इंटू A रेस टू 2 B रेस टू -1, ठीक है। तो क्लियर इनफ,
दैट्स इट। सिमिलरली अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना दूँ, मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, इसमें इंस्टेड ऑफ बी ए और बी ओनली आई पुट सी एज वेल। ठीक है, मान लो मैं ऐसा करता हूँ, ए को मैंने क्या बोला, ए के लिए बोला मैंने अगर इसकी वॉल्यूम डबल कर दी, ठीक है, मतलब ए के लिए नहीं, इनफैक्ट ये सब के लिए है, अगर मैं वॉल्यूम डबल कर देता हूँ तो वो कह रहा है रेट जो है, रेट डिक्रीजेस बाय 8 टाइम्स, रेट डिक्रीजेस बाय 8 टाइम्स, ऐसा वो बोल रहा है। मतलब अगर तुम इसको लैंग्वेज में लिखना चाहो तो क्या होगा कि व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर वाज डबल्ड द रेट ऑफ द रिएक्शन वाज डिक्रीज बाय 8 टाइम्स, ऐसे करके उसमें लिखा होगा। मैं एक बार बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूसरा उसने पहला ये इन्फॉर्मेशन दिया है, दूसरा इन्फॉर्मेशन उसने दिया है कि ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है मैंने वो डबल कर दिया है, ए की तो डबल कर दी और बी की जो क्या करी, हाफ कर दी। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि जो रेट में चेंज आया है, रेट में चेंज क्या आया है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो क्लियर इनफ, ओके जी। अच्छा, और थर्ड सी की ये बात कर रहा है कि अगर सी की कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो तब रेट जो आ रहा है, रेट इज कमिंग आउट टू बी 64 टाइम्स, रेट इंक्रीजेस बाय 64 टाइम्स। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, तो अब आगे की बात कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो वॉल्यूम डबल कर दिया। सबको पता है वॉल्यूम डबल करेंगे तो सबकी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो चेंज इन रेट कितना है, 8। ठीक है, अच्छा, और इसको इस तरीके से नहीं लिखते, इसको ऐसे लिख लेते हैं। एक सेकंड रुको, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 8 है, 1/2 ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखो चेंज इन रेट जो है वो 8 है और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो चुकी है, रेस टू एक्स मान, अच्छा इसका तो मैंने वही नहीं लिखा, इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा वो आर विल बी इक्वल टू के इंटू ए रेस टू एक्स, बी रेस टू वाई एंड सी रेस टू जेड। ठीक है, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया, इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन भी हाफ हो गया, इंटू सी का कॉन्सेंट्रेशन भी हाफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 1/2 रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, और ये क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, हाफ लिखा है क्या ये, वेट अ मिनट, डिक्रीजेस बाय 8 टाइम्स है ना, रेट डिक्रीज किया है तो 1/8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 1/2 रेस टू -3 है, 1/2 नहीं रेस टू 3 है, और ये 1/2 रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 आ रहा है। इतना क्लियर है, ये पहला हमारे पास रिएक्शन इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अच्छा, अब ये तो फर्स्ट तो हमारा निपट गया जी। सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड में क्या कह रहा है, ए को डबल किया, बी को हाफ कर दिया। ठीक है, सी की उसने बात नहीं करी, मतलब सी की कांस्टेंट थी, और यहाँ पर रेट 4 टाइम्स हो गया, तो रेट 4 टाइम्स होने का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 4 चेंज इन रेट, ये 4 हो गया, और फिर चेंज इन दीज रेस टू इनकी पावर, ये क्या है, ए रेस टू, ए का क्या आ जाएगा, जस्ट डबल है, इसका 2 आ जाएगा, डबल रेस टू एक्स हो गया। ठीक है, 2 रेस टू एक्स हो गया, और जो b है, b क्या है, 1/2, इसको y है ना, b हाफ हुआ है ना, और इसकी डबल हुई है, ये आ गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये 2 रेस टू 2 है, और ये 2 रेस टू एक्स इंटू 2 रेस टू माइनस वाई हो गया, है ना। तो अगर हम देखें तो 2 रेस टू 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स माइनस वाई, तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करके देखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ये z नहीं है, ये 2 है।
ठीक है, क्लियर होगी बात। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये सी वाला, ठीक है, सी वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चाहे तो तुम नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, आई डोंट वांट टू रब दिस ऑफ। इसमें क्या है, रेट जो है वो 64 टाइम्स जा रहा है, तो रेट 64 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है, तो ऐसा आएगा। और इस ए और बी कांस्टेंट रहेंगे, और सी रेस टू क्या हो जाएगा, सी का 4 टाइम्स बड़ी है रेस टू जेड। तो अगर हम देखें यहाँ क्या आएगा, 4 का क्यूब आता है ये, और 4 का z आएगा, तो z इक्वस टू 3 हो चुका है। अगर z इक्वस टू 3 है तो यहाँ पे अगर हम डालें तो x प्लस वाई इक्वस टू क्या आ रहा है, x प्लस वाई इक्वस टू 0 आ रहा है। भाई अगर z इक्वस टू 3 डाल दो ना तो x प्लस वाई इक्वस टू 0 आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो x इक्वस टू 1 आएगा, y इक्वस टू -1 आएगा। क्लियर होगी ये बात, इतना ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो x y z तीनों सॉरी x y इक्वल्स टू -1 आएगा। तो x y z तीनों के तीनों निकल गए, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। देखो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो तुम्हें नहीं आता था, तुम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते थे, शायद जिस तरीके से मैंने किया उस तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से, तो मैथमेटिकली शायद थोड़ा लंबा हो जाता, लेकिन तुम ये क्वेश्चन कर सकते थे। और आई एम टेलिंग यू, जो तुम्हारे एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत लल्लू क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। एनीवे, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कल करेंगे, ठीक है, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अदर थिंग्स, ठीक है, मॉलिक्युलरिटी और वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।